स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकीरा रैंसमवेयर ऑपरेशन के बारे में। तो अकीरा एक रैंसमवेयर ऑपरेशन है। एक अटैकर ग्रुप द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये एक अटैक कैंपेन है जो विंडोज़ और लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स दोनों को टारगेट कर रहा है। सर्टेन जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया है, इन्होंने जुलाई 21 को ये अलर्ट पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने ये पब्लिश किया था कि अकीरा नाम का एक रैंसमवेयर ऑपरेशन है जो एक्टिव हो गया है साइबर स्पेस में और जो विक्टिम्स को टारगेट कर रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर रहा है, उनके डेटा को एन्क्रिप्ट कर रहा है और बाद में उनसे रैंसम मांग रहा है। तो ये अलर्ट तो आया था जुलाई में, तब मैंने एक वीडियो बना के इंग्लिश वर्जन में अपने चैनल पर पब्लिश कर दिया था इसका थ्रेट मॉडलिंग करते हुए और इसके बारे में जानकारी देते हुए। वीडियो व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आया। उसका रिस्पांस देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस वीडियो को रीशूट करता हूँ हिंदी वर्जन में अपने हिंदी ऑडियंस के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकीरा एक रैंसमवेयर ऑपरेशन है जो अटैकर ग्रुप इसको अंजाम दे रहा है। एक्टिव देखा गया है साइबर स्पेस में। इनका मकसद है विक्टिम की डेटा स्टील करना, विक्टिम के डेटा को एनक्रिप्ट कर देना और बाद में उनसे रैंसम वसूल करना। और ये ग्रुप ऐसे एनवायरनमेंट्स को टारगेट कर रहा है जहाँ पर वीपीएन सर्विसेज पब्लिश्ड हैं बट वहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड नहीं है। तो जैसे कि आप अगर घर से काम करते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वीपीएन को कनेक्ट करते हैं ताकि आप अपने ऑफिस के नेटवर्क में एंट्री ले सकें। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने वीपीएन सर्विस पब्लिश की है बट उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड के साथ साथ और एक ऑथेंटिकेशन का मेथड नहीं एनेबल किया है, तो आपका ये एनवायरनमेंट, ये वीपीएन सर्विस वल्नरेबल हो जाएगी ऐसे अटैक कैंपेन के लिए। और ये ग्रुप कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करता दिख रहा है जैसे कि एनीडेस्क, विनरार, पीसी हंटर। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो विक्टिम के एनवायरनमेंट में फाउंड हुए हैं और जिनका यूसेज ये अटैकर ग्रुप यूज़ कर रहा है फर्दर अपना अटैक को अंजाम देने में। एनीडेस्क एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर टूल है जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अटैकर जब भी आपका सिस्टम का रिमोट ले लेता है, एज इन कि वीपीएन सर्विस को या किसी तरीके से आपके नेटवर्क में एंट्री ले लेता है, तो उसके बाद वो ये टूल इंस्टॉल कर दे रहा है सिस्टम पे, सर्वर्स पे, मशीन्स पे, जिससे कि वो आपके सिस्टम को जब चाहे तब रिमोट ले सके और अपना परसिस्टेंट कनेक्शन मेंटेन कर सके। विनरार एक विनजिप का टूल है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को जिप करके छोटा कर सकते हैं और उसका साइज़ घटा सकते हैं और शिप आउट करने में, इंफॉर्मेशन स्टील करने में विनरार का यूसेज मैं बिलीव कर रहा हूँ हो रहा है इस अटैक कैंपेन में। पीसी हंटर एक डीप सिस्टम एनालिसिस टूल है जिससे काफ़ी सारे सिस्टम के प्रोसेसेस, कर्नल्स और फाइल स्ट्रक्चर और काफ़ी कुछ स्टडी किया जा सकता है। तो ये वाले टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है इस अटैक कैंपेन में और सिंस ये टूल्स जेन्युइन यूसेज के लिए भी यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इसलिए इनका मिसयूज़ टिपिकली अननोटिस हो जाता है। तो अगर कोई सिस्टम है, कोई सर्वर है जिस पे एनीडेस्क सॉफ्टवेयर मिलता भी है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि शायद से आईटी एडमिन ने ही इंस्टॉल किया होगा या यूज़र्स ने इंस्टॉल किया होगा। ये कुछ ऐसे अनसुने या कोई अटैकर्स के स्पेशल टूल्स नहीं हैं, ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स हैं जो पाए जाते हैं सिस्टम्स पे। तो इन जेन्युइन टूल्स का यूसेज करते हुए इस अटैक कैंपेन को अंजाम दिया जा रहा है इसमें। तो आइए चलिए तो फिर इसका हम लोग थ्रेट मॉडलिंग कर लेते हैं। तो थ्रेट मॉडलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम इस रैंसमवेयर ग्रुप के अटैक मेथडोलॉजी को समझेंगे, वो किन किन वल्नरेबिलिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कैसे अपने अटैक को अंजाम दे रहे हैं, उन स्टेजेस को समझेंगे और वो समझकर हमको फिर थ्रेट मॉडलिंग से हेल्प मिलती है कि हमको कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कहाँ पर हमको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जैसा कि पहला तो इनिशियल एक्सेस वेक्टर, ये वीपीएन सर्विसेज टारगेट कर रहे हैं ऐसी वाली जिनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं है। तो सबसे पहले फिर थ्रेट मॉडलिंग करते हुए, समझते हुए इस अटैक को हमको समझ में आ जाता है कि वीपीएन सर्विस अगर हमारी है उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना चाहिए। तो इस तरह से थ्रेट मॉडलिंग हेल्प करती है समझने में कि कैसे सिक्योरिटी कहाँ पर लगाई जाए, किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जाए। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड थी अटैक टेक्निक्स के बारे में, इनको यूज़ करते हुए और कुछ और रेफरेंस आर्टिकल्स हैं
अलग अलग सोर्सेज से, जैसे सोफोस का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें सोफोस ने इस मालवेयर को अपने लैब में चलाया, इनकी जो स्क्रिप्ट थी, और चलाने के बाद देखा कि आगे क्या होता है, आगे मालवेयर नेटवर्क में कैसे फैलने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी अच्छे डिटेल स्टेप्स दिए हैं इन रेफरेंसेस में। तो इन सब रेफरेंसेस आर्टिकल्स को रेफ़र करते हुए, स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए और ये कुछ अटैक टेक्निक्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस माइटर अटैक फ्रेमवर्क को पॉपुलेट किया है। और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि ये इनकी अटैक की स्टेज की प्रोग्रेस होगी, ऐसे विक्टिम अंदर घुसेगा, ये चीज़ें करेगा एग्जीक्यूशन में, प्रिविलेज एलिवेशन में क्या यूज़ करेगा, डिस्कवरी और ये सारी चीज़ें करते हुए एंड गोल उसका इम्पैक्ट क्या है, डेटा को एनक्रिप्ट करना या फिर सिस्टम को पूरी तरह से रिकवरी अनेबल टू रिकवर बना देना सिस्टम को। तो आइए चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप इन टैक्टिक्स को स्टडी करते हैं और फॉलो करते हैं अटैक की एक प्रोग्रेस। तो माइटर अटैक फ्रेमवर्क जिनको अगर नहीं पता है, दो शब्द उनके लिए। माइटर अटैक फ्रेमवर्क ये एक अटैक नेविगेटर, एक टूल है। माइटर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये टूल बनाया है और फ्री टू यूज़ के लिए अवेलेबल है किसी के लिए भी, कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए। और मेरे चैनल पे और भी थ्रेट मॉडलिंग के वीडियोस हैं जिन पे मैंने माइटर अटैक फ्रेमवर्क को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और माइटर अटैक फ्रेमवर्क लेफ़्ट टू राइट मूव होता है, यानी कि लेफ़्ट की पहली स्टेज होती है, राइट की ये जो इम्पैक्ट है ये लास्ट स्टेज है, लास्ट टैक्टिक है। रिकॉनेसेंस, रिसोर्स डेवलपमेंट, ये दो प्री स्टेज आप कह सकते हैं, प्री अटैक स्टेज है जिसमें विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है अलग अलग सोर्सेज के ज़रिए। इनिशियल एक्सेस वेक्टर से हम इस फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे, अटैकर के टेक्निक्स और टैक्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियल एक्सेस, सबसे पहले एंट्री अटैकर आपके नेटवर्क में कहाँ से ले रहा है, क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है। इनिशियल एक्सेस के अंदर 9 टेक्निक्स हैं, जैसे कि ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज़, एक्सप्लॉइट पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन, ये सारी यूज़ नहीं हो रही हैं। फिशिंग वगैरह का ईमेल कुछ नहीं भेज रहा है यूज़र्स को। ये अटैक ग्रुप जो है ये एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज को टारगेट कर रहा है, खास करके ऐसी रिमोट सर्विसेज जिन पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं है। और एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज में सिर्फ वीपीएन सर्विस नहीं आती है, अगर ऐसे कुछ रिमोट एक्सेस सर्विसेज भी आती हैं जैसे कि टीम व्यूअर, एमी एडमिन, एनी डेस्क, ये जो रिमोट एक्सेस के सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ करती हैं अपने एनवायरनमेंट में यूज़र्स को यूज़ करने के लिए। तो अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है, वो इंस्टॉल्ड है आपके एनवायरनमेंट में कुछ सर्वर्स पर, कुछ सिस्टम्स पर, और अगर उन पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे रिमोट एक्सेस सर्विस भी जो कि सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है और सिस्टम को इंटरनेट पे पब्लिश कर देती है, ऐसी रिमोट एक्सेस सर्विसेज भी इसके लिए, इस अटैक कैंपेन के लिए वल्नरेबल हैं। तो एक तो हो गई वीपीएन सर्विस, दूसरी हो गई रिमोट एक्सेस सर्विस यूजिंग टीम व्यूअर, एमी एडमिन वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निक इसमें देखी गई है इस अटैक कैंपेन में कि ये टेक्निक है जिससे अटैकर एंट्री ले रहा है आपके नेटवर्क में, इनिशियल एक्सेस गेन कर रहा है एंट्री का, ये उसका डोर है। वैलिड अकाउंट्स, ये एक टेक्निक देखी जा रही है। हैकर्स, अटैकर जो हैं आजकल काफ़ी आपस में कोलैबोरेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं विक्टिम्स के बारे में, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। डिफरेंट अटैक ग्रुप्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं अटैक कैरी आउट करने में। तो अटैकर्स इस अटैक कैंपेन में देखे गए हैं क्रेडेंशियल फार्मिंग करते हुए, यानी कि दूसरे अटैकर ग्रुप्स को कांटेक्ट करते हुए उनसे जो भी अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए वो अकाउंट्स यूज़ करते हुए देखे गए हैं। तो क्रेडेंशियल फार्मिंग में होता क्या है कि जो अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं वर्ल्ड में, और जो भी यूज़र नेम पासवर्ड का डेटा अवेलेबल है सेलिंग के लिए डार्क वेब पे, तो कुछ अटैकर्स ग्रुप्स दूसरे अटैकर ग्रुप से ये डेटा ख़रीदते हैं और फिर उन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं विक्टिम के ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेने के लिए। ये इसका एक कारण कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ द अकाउंट्स का मैं जो सोचता हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे यूज़र्स अपने कंपनी का ईमेल एड्रेस ही साइन अप के लिए यूज़ कर लेते हैं थर्ड पार्टी साइट्स पे, जैसे कि ज़ोमैटो, डोमिनोज़ और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे मैंने देखा है अक्सर नॉन टेक्निकल यूज़र्स खास करके ऑर्गेनाइजेशन के
ईमेल एड्रेस सेम कंपनी का ईमेल एड्रेस पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं साइन अप करने के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे। और जब ये वेबसाइट्स का कुछ डेटाबेस या फिर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उनमें फिर ये ईमेल एड्रेस पासवर्ड्स भी लीक हो जाते हैं और फिर इनकी सेलिंग होती है डार्क वेब पे और दूसरे अटैकर ग्रुप्स फिर इनको खरीदते हैं और अपने अटैक कैंपेन में यूज़ करते हैं। तो वैलिड अकाउंट्स ऐसे ऐसे क्रेडेंशियल फार्मिंग द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। सेकंड जो स्टेज है, सेकंड जो टैक्टिक है एग्जीक्यूशन, इसके अंडर 14 टेक्निक्स लिस्टेड हैं कि अब मैंने एंट्री तो ले ली बट अब अटैकर नेटवर्क में अपना स्क्रिप्ट जो है जो आगे का काम करेगा उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएगा, अपना जो मालवेयर है उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएगा। तो इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, 14 टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें से खास करके जो भी सिक्योरिटी कंपनीज़ ने रिसर्च पब्लिश किया है उन्होंने बताया है कि पावर शेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो अटैकर ने अपना कोड एक पावर शेल स्क्रिप्ट में लिखा है जो आगे का काम करेगा। तो जैसे अटैकर को इनिशियल एंट्री मिलती है नेटवर्क में, वो एक पावर शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है आपके सिस्टम पे, सर्वर पे आगे का। तो एग्जीक्यूशन स्टेज में, एग्जीक्यूशन टैक्टिक में पावर शेल स्क्रिप्ट देखी जा रही है। परसिस्टेंस में एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज, तो जैसा कि सर्टिन की वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि सर्टिन ने पब्लिश किया है अपने रिसर्च में कि एनी डेस्क रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है इस अटैक कैंपेन में। तो ऐसे ही परसिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अटैकर्स जैसे उनको एंट्री मिलती है वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देते हैं, एनी डेस्क, टीम व्यूअर, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद वो जब चाहे तब आपके सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो परसिस्टेंस मेंटेन करने के लिए रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रिमोट एक्सेस एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैलिड अकाउंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कैसे उपलब्ध कर रहे हैं अटैकर्स, कहाँ से इसको ले रहे हैं। डिफेंस इवेजन के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि कैसे आप एग्जिस्टिंग डिफेंसेस को इवेड करोगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक लैपटॉप पे, एक सर्वर पे एंटीवायरस डाल रखा है, फायरवॉल डाल रखा है, होस्ट बेस्ड आईपीएस डाल रखा है, तो इनको अटैकर्स किस टेक्निक्स से इनको इवेड कर रहे हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं, ताकि उनकी स्क्रिप्ट पकड़ी ना जाए एंटीवायरस द्वारा, एंटी मालवेयर द्वारा, फायरवॉल द्वारा उनकी ट्रैफिक पकड़ी ना जाए। तो उसको कैसे ये लोग मतलब इवेड कर रहे हैं, इनको कैसे अवॉइड कर रहे हैं डिटेक्शन। तो इसमें देखा गया है कि डिसेबल और मॉडिफाइड टूल्स, वो आपके जो भी टूल्स इंस्टॉल्ड हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के, उनको किसी न किसी से तरीके से डिसेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एंटी मालवेयर, एंटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो मे बी अटैकर कोई ऐसा अपने कोड में चीज़ें डाल के रखेगा जिससे वो आपके सिक्योरिटी टूल को डिसेबल करने की कोशिश करेगा। माइटर अटैक पे ये सारी टेक्निक्स का डीप एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, तो आप माइटर अटैक की वेबसाइट पे डायरेक्टली भी इन टेक्निक्स को इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि ये इम्पेयर डिफेंसेस का मतलब क्या है, डिसेबल और मॉडिफाइड टूल्स का इसका मतलब क्या है। सेफ मोड बूट, सेफ मोड में सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डिसेबल हो जाते हैं, सिर्फ विंडो स्पेसिफिक सर्विसेज चालू रहती हैं, तो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी डिसेबल हो जाते हैं। तो अटैकर्स ये भी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं कि जहाँ पे वो सेफ बोर्ड में भी सिस्टम्स को बूट कर रहे हैं। इंडिकेटर रिमूवल, क्लियर परसिस्टेंस में आप देखोगे तो लॉग्स वगैरह क्लियर करने, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे आपने जो अटैकर क्लीन अप करते हुए देखा जा रहा है कि वो, ताकि उसकी एक्टिविटी पता ना चले, सारे लॉग्स वगैरह क्लियर करते देखा जा रहा है। तो ये डिफेंस इवेजन की और एक टेक्निक है, इस तरह से डिफेंस इवेड कर रहा है अटैकर। मॉडिफाई रजिस्ट्री में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, जैसे कि मे बी डीएनएस एंट्री डाल देंगे अपने सर्वर की, मे बी रजिस्ट्री द्वारा एंटीवायरस को डिसेबल करने की कोशिश करेंगे, एंटी मालवेयर को डिसेबल करने की कोशिश करेंगे, विंडोज़ के कुछ प्रोटेक्शंस हैं उनको डिसेबल करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही सबवर्ट ट्रस्ट कंट्रोल, ये भी एक टेक्निक है जिसमें अटैकर्स कोड साइनिंग पॉलिसी अगर आपके एनवायरनमेंट में लगी है, अगर आपके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ग्रुप पॉलिसी लगाई हुई है आपके एनवायरनमेंट में कि जहाँ पे कोई भी अनसाइंड स्क्रिप्ट, अनसाइंड बाइनरी, अनसाइंड एग्जीक्यूट नहीं होगी सिस्टम्स पे, तो ऐसी पॉलिसी को डिसेबल करने की कोशिश देखी जा रही है इस कैंपेन में। अटैकर्स अपना जो मालवेयर है, अपनी जो स्क्रिप्ट है, उसको साइन नहीं करवाते हैं क्योंकि उसको साइन करवाने के लिए उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा
उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। तो अटैकर्स की स्क्रिप्ट्स, अटैकर्स के जो एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं वो मोस्टली अनसाइंड ही होते हैं। तो ये अनसाइंड स्क्रिप्ट वो एग्जीक्यूट कर पाए, इसके लिए भी ये कोड साइनिंग पॉलिसी को मॉडिफाई करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि कोड साइनिंग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस में इनेबल नहीं होती है, बिकॉज आईटी एडमिन्स भी काफ़ी सारी अपनी कस्टमाइज स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए। तो अगर कोड साइनिंग की पॉलिसी इनेबल होती है तो उनको भी अपना कोड सर्टिफिकेट द्वारा साइन करवाना पड़ेगा, डिजिटली साइन करवाना पड़ेगा। तो ये सारा हेडेक हो जाएगा आईटी एडमिन टीम्स के लिए भी। तो इसलिए कोड साइनिंग की पॉलिसी मोस्टली मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशंस में इनेबल नहीं होती है। बट फिर भी अटैकर्स ये केयर ले रहे हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर पॉलिसी इनेबल है तो उसको भी डिसेबल करने की कोशिश की जा रही है डिफेंस इवेजन के अंडर। वैसे वो डिफेंस इवेड कर रहे हैं। ओएस क्रेडेंशियल में एलसैस मेमोरी का डंप लेते हुए दिख रहा है ये मालवेयर। तो एलसैस आपका लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सर्विस है। ये एक lsas.exe अगर आप अपने टास्क मैनेजर में देखोगे विंडोज सिस्टम पे तो ये प्रोसेस चल रहा होगा। ये आपका लोकल ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है। जब भी आप सिस्टम पे लॉगिन करते हो तो lsas.exe आपका ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है। तो lsas का डंप लेते हुए ये मालवेयर दिख रहा है कि अटैकर की स्क्रिप्ट lsas का डंप क्रिएट करवा रही है सिस्टम पे और ये डंप उठाने की कोशिश कर रही है। इस डंप में फिर अटैकर को पासवर्ड्स मिल सकते हैं, पासवर्ड के हैशेस मिल सकते हैं, यूजिंग विच फिर अटैकर और क्रेडेंशियल स्टील करेगा और हार्वेस्ट करेगा सिस्टम पे। तो ये एक टेक्निक देखी जा रही है क्रेडेंशियल एक्सेस में। डिस्कवरी ये एक टैक्टिक है, ये एक स्टेज है मालवेयर की जहाँ पर फाइल एंड डायरेक्टरी की डिस्कवरी होती है, जहाँ पे स्क्रिप्ट जो चल रही है अटैकर की वो ये देखने की कोशिश करेगी कि फ़ाइल और डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फाइल्स फोल्डर्स आपके सिस्टम पे पड़े हुए हैं, और उन सबको फिर अटैकर की स्क्रिप्ट एनक्रिप्ट करना शुरू करेगी। और अगर अगर वो एक फाइल शेयर सर्वर है, ये सारी चीज़ें क्या वो सर्वर है, क्या वो फाइल शेयर सर्वर है या वो एक नॉर्मल क्लाइंट है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कवरी के ज़रिए देखी जाती हैं। अगर वो एक फाइल शेयर सर्वर है तो उसकी हैक वैल्यू बढ़ जाती है, अटैकर को पता चल जाता है ये फाइल शेयर सर्वर है और ये वैल्यूएबल टारगेट है, तो उसको फिर अटैकर आगे वैसे टारगेट करेगा। रिमोट सिस्टम डिस्कवरी कुछ टूल्स होंगे जैसे एंग्री आईपी स्कैनर वगैरह, ये इंस्टॉल करके सबनेट को स्कैन मारा जा रहा है, जिससे अटैकर पता करने की कोशिश कर रहा है उस सबनेट में उस सिस्टम के साथ साथ और कौन से सबनेट और कौन से सिस्टम्स हैं जिन पर अटैकर हॉप कर सकता है। रिमोट सर्विसेज द्वारा जो यहाँ पर ये सोफोज ने बहुत अच्छा ये आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने अपने लैब में इस मालवेयर के सैंपल को रन किया है और उन्होंने अपने रिसर्च में पब्लिश किया है कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश देखी गई है। तो लैटरल मूवमेंट के लिए, लैटरल मूवमेंट मतलब एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम पे मूव करना, दूसरे से तीसरे सिस्टम पे मूव करना, पूरे नेटवर्क में स्प्रेड होना। तो उसके लिए अटैकर्स रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अगर ओएस क्रेडेंशियल डंपिंग के ज़रिए अगर उनको क्रेडेंशियल मिल गए हैं या फिर उनके पास कुछ वैलिड अकाउंट्स उन्होंने उपलब्ध किए हैं अटैक से पहले, तो वो यूजिंग दोज अकाउंट्स दूसरे सिस्टम्स का आरडीपी लेके उन पे फैलने की कोशिश कर सकते हैं, उन पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक देखा गया है। कलेक्शन में जैसे कि मैं आपको यहाँ कलेक्शन, ये जो टेक्निक, ये जो टैक्टिक है, ये जो स्टेज है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने हाईलाइट किया है आर्काइव कलेक्टेड डेटा, आर्काइव वाया यूटिलिटी। अब ये आर्काइव वाया यूटिलिटी टेक्निक जो है, यहाँ पे जो विनरार का जिक्र हुआ है सर्टिन की अलर्ट में, जो कि मैंने आपको बताया कि विनरार एक जिपिंग सॉफ्टवेयर है जो इन्फॉर्मेशन को छोटा करेगा, साइज छोटा करेगा, ताकि फिर उसको शिप आउट करना, अटैकर के लिए स्टील करना इजी हो जाएगा डेटा का साइज़ कम करके। तो विनरार का जिक्र है वहाँ पर, इसीलिए मैंने ये कलेक्शन की जो स्टेज है या कलेक्शन की जो टैक्टिक है उसके नीचे मैंने ये हाईलाइट किया है आर्काइव कलेक्टेड डेटा। वैसे ही कमांड एंड कंट्रोल में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर सर्टिन की अलर्ट में यहाँ पे एनीडेस्क का जिक्र था कि एनीडेस्क टूल का इस्तेमाल हो रहा है जिससे अटैकर्स कमांड एंड कंट्रोल्स भेज रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर को हाईलाइट किया है। तो एक्सफिल्ट्रेशन फ़िलहाल मैंने नहीं नोटिस किया, मैंने नहीं देखा जो भी आर्टिकल्स अवेलेबल थे कि उसमें से कुछ एक्सफिल्ट्रेट हो रही थी इन्फॉर्मेशन। तो फ़िलहाल तो एंड इम्पैक्ट गोल यही था कि डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाए
और फिर एक वॉलपेपर लगा दिया जाए विक्टिम की मशीन पे कि अगर आपको अपना डेटा चाहिए, डेटा आपका एन्क्रिप्ट हो चुका है, चाहिए तो इतना इतना रैंसम दीजिए और अपना डेटा रिकवर कर लीजिए। इनहेबिट सिस्टम रिकवरी कोई और मेथड से यूज़र्स के लिए डेटा रिकवरी की ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। तो ये इम्पैक्ट में ये दो चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जैसे क्या, तो ये जो कुछ मैंने पॉपुलेट किया है यहाँ पर, जो जो टेक्निक्स मैंने पॉपुलेट की हैं ये अलग अलग कलर्स के ज़रिए, और ये आपको स्टेज बताने की कोशिश की है अटैकर की, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी कुछ कुछ टेक्निक्स सर्टिन ने बताई थी और बाकी कुछ जो जो ये रेफरेंसेस में जो मैंने पढ़ा है, उसके बेसिस पे मैंने ये थ्रेट मॉडलिंग का फ्रेमवर्क पॉपुलेट किया है इस अटैक कैंपेन के लिए, कि अगर अकीरा रैंसमवेयर का जो ग्रुप है वो इस तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लॉइट करते हुए, पावरशेल स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए, एनीडेस्क इस्तेमाल करते हुए ऐसे एंड गोल तक पहुंचेगा अपने इम्पैक्ट, जो कि डेटा इंक्रिप्शन का है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस अटैक कैंपेन की थ्रेट मॉडलिंग समझ में आई होगी, और आपको समझ में आया होगा कि इनिशियल एक्सेस में आपको रिमोट सर्विसेज क्लोज करनी है, उन पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है, ये पहली चीज़ करनी है ताकि आप इनिशियल एक्सेस ना दे सको अटैकर को। एग्जीक्यूशन में आपको पावरशेल स्क्रिप्ट्स का ध्यान रखना है कि कौन सी पावरशेल स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। एनीडेस्क अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स दिख रहे हैं अपने नेटवर्क में तो उन पे वो किसने इस्तेमाल किए हैं, क्या वो यूज़र्स ने इंस्टॉल किए हैं या अननोन इंस्टॉल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर थ्रेट मॉडलिंग से पता चलती हैं। तो ये मकसद होता है थ्रेट मॉडलिंग का कि आप एक बार ये फ्रेमवर्क पॉपुलेट कर लो जिसमें आपको अटैक का पूरा स्टेजेस समझ में आ जाएं, सारे अटैक की टेक्निक्स समझ में आ जाएं, जो जो टूल्स अटैकर्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे समझ में आ जाएं। तो उसके बाद आप अपने सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अगेंस्ट दिस अटैक कैंपेन ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हिंदी वर्जन इस वीडियो का पसंद आया होगा, और अगर मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि इंग्लिश में हैं, अगर आपको ये हिंदी वर्जन पसंद आया है तो मैं उन सब को रीशूट करके डब करके हिंदी वर्जन भी पब्लिश करूँगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अपना फीडबैक अगर आपको और हिंदी वीडियोस चाहिए इन साइबर सिक्योरिटी। और इस तरह से मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा बाकी के वीडियोस भी रीशूट करने का और नए नए साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स आपके सामने लाने का। थैंक यू देन फॉर योर टाइम। आई होप इट वॉज वर्थ इट। हैव अ गुड डे।